हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमने संविधान के बारे में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में हमने संविधान की आगे की चर्चा पेंडिंग में रख दी थी, तो आज हम उसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे इसी क्लास में। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को बहुत ध्यान से सुने, देखें और समझें, क्योंकि इस क्लास में आपको आपके काम के लिए जो कंटेंट होता है वो आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा, इसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो हो सकता है कि आप जो संविधान की जो अवधारणा या फिर संविधान के जो बनने की प्रक्रिया है या फिर संविधान की जो संरचना है, इसके बारे में अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें पेंडिंग में रह जाती हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि इसमें संविधान के बनने और उसके अंदर जो शामिल अवधारणाएं हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो कंटेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो शामिल किया है। इसके साथ में जो आम नागरिकों के लिए जो बेसिक जो जानकारियां हैं तो वो भी हमने क्या की है, इसमें अवेलेबल करवाई है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखें। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं अपनी एकेडमी के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो इंट्रा आईएएस एकेडमी है ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। साथ में अभी इनके लिए जो हमने, जैसे मैंने कहा था कि जो क्लासें अवेलेबल करवा रखी है, तो क्लासें मैं खुद अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि जो मैं क्लासें दे रहा हूँ इन क्लासों को इग्नोर ना करें, पूरा पढ़ें, क्योंकि पूरी क्लास में क्या पता कौन सी जो तथ्य या सूचना है वो कहाँ रह जाए और आपके किस जगह काम आ जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और टाइम का ध्यान में रखते हुए मैं इसके बारे में आगे चर्चा करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, ये हमने अपना जो एक पंपलेट है वो बनाया है। तो देखिए, इसमें हमने अपनी एकेडमी के बारे में बता रखा है, साथ में इसमें क्या बता रखा है देखिए। ये ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन। पीसीएस जो जैसे आरपीएससी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का एग्जाम होता है, यूपी में यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, इसके अलावा बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होता है। तो ऐसे और भी जो स्टेट के एग्जाम हैं उन सभी की चर्चा इसमें, और साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो डिटेल के साथ में इसमें दी हुई है। इसके अलावा अफोर्डेबल प्राइजेस, जो किफायती जो इसकी दर है, साथ में वैल्यूएबल कंटेंट्स। तो हमने कोई इसमें जो कंटेंट है इसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप देखेंगे आगे जैसे जैसे हमारी क्लासें आती है वैसे वैसे आपको इसमें वैल्यू एडिशन चीजें मिलती जाएगी। फिर आगे बात करते हैं। देखिए, हम लोग आपके लिए क्या क्या टेस्ट के लिए व्यवस्था कर रखी है, ये तो सिर्फ इतना ही दे रखा है। इसके अलावा जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में आपको काफी डिटेल मिलेगी और आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल जस्टिस है, तो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, तो एसेट्रा, और भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, एथिक्स है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और इनके टेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर है स्कूल एंड यूजी एंड पीजी ऑल एंट्रेंस एग्जाम। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये व्यवस्थाएं हैं इसमें, बीएचयू के लिए, जेएनयू के लिए, एक्सेट्रा, और भी जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारा जो वेबसाइट है उसका पोर्टल है intraiesacademy@gmail.com। ये हमारी क्या नाम है, वेबसाइट है। इसके अलावा पोर्टल भी यही है, इसके आगे .com लग जाता है। ठीक है, ये मेरे नंबर है, आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं साथ में। इसके अलावा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन जाननी हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग भारत का संविधान, तो इसके बनने की प्रक्रिया, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने पढ़ लिया है और उनके जो पेंडिंग में और क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए जो मेरी टेस्ट सीरीज है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ में सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फिर कमेंट टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, यहां से शुरुआत करते हैं इसकी।
ध्यान से सुनते जाइए। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। इसमें शुरू में 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद यह घटकर 299 रह गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और डॉक्टर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, तो इनका भी ध्यान रखिए। संविधान सभा में पहला दिन। संविधान सभा की बैठक पहली बार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है, इस अवसर के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया सभा कक्ष उसी दिन अपने एक नए रूप में था, जिसमें इसकी ऊंची छत और इसकी दीवारों पर मौजूद कोष्ठकों के लटके हुए प्रकाशमान लैंप का एक पुंज विद्यमान था। अभिभूत और प्रसन्नचित होकर माननीय सदस्य अर्धगोलाकार पंक्तियों में राष्ट्रपति के आसन की ओर मुख करके बैठे थे। विद्युत से गर्म किए जा सकने वाले डेस्कों को हरे कालीन युक्त ढलान वाले टेरेसों पर रखा गया था। अग्रिम पंक्ति को सुशोभित करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री हरिकृष्ण मेहताब, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री शरद चंद्र बोस, श्री C गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, श्री M आसफ अली, ये लोग इनमें शामिल थे। इसके अलावा सेक्रेटरी लोग शामिल थे। ठीक है, 9 महिलाओं सहित 207 प्रतिनिधि उपस्थित थे। ध्यान रखना। उद्घाटन सत्र पूर्वाह्न 11 बजे आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय के साथ आरंभ हुआ। डॉक्टर सिन्हा और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए आचार्य जी ने कहा, जैसा कि हम हर कार्य को देवी आशीर्वाद से आरंभ करते हैं, हम डॉक्टर सिन्हा से इस आशीर्वाद का आह्वान करने का अनुरोध करते हैं ताकि हमारा काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। अब मैं एक बार फिर से आपकी ओर से डॉक्टर सिन्हा को पीठासीन होने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये स्टेटमेंट थे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अपने अभिनंदन के साथ पीठासीन हुए डॉक्टर सिन्हा ने विभिन्न देशों से प्राप्त सद्भावना संदेशों को पढ़ा। सभापति के उद्घाटन भाषण और उपसभापति के नाम निर्देशन के पश्चात सदस्यों के औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। सभी उपस्थित 207 सदस्यों द्वारा अपना यह परिचय पत्र प्रस्तुत किए जाने और पंजिका पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हुई। यहां पढ़ते आगे कि संविधान सभा की जो मांग है, ठीक है, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का जो दर्शन है वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधायक में देखने को मिलता है। संविधान सभा का गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार MN रॉय ने रखा। वर्ष 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से गठन की मांग की। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं सीधे। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1940 में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में इसको क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। फिर है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर इसमें सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की संततियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र प्रतिनिधि
जिसमें अजमेर मेरवाड़ा है, कुर्ग है, और इसके बाद में 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान सभा के 4 क्षेत्र अलग थे, जिनमें शामिल है ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, रियासतों के 93 सदस्य और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों, जिसमें दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 सदस्य। इन 4 क्षेत्रों को संविधान सभा में विभाजन के पहले के ब्रिटिश भारत की संरचना के आधार पर अलग माना गया था। आगे बात करते हैं, यहां उन 4 क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। ब्रिटिश प्रांत इन क्षेत्रों के 292 सदस्य थे और यह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के माध्यम से चुने गए थे। ठीक है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसके डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। रियासतें, इन रियासतों के 93 सदस्य थे जो एक अलग प्रक्रिया के तहत चुने गए थे। मुख्य आयुक्त प्रांत दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत इन क्षेत्रों के 290 सदस्य और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय, ये रिपीट हो गया है, ये सदस्य थे। रियासतें बता दिए हम लोगों ने ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की आजादी के घटनाक्रम कई बार चौंका देते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए क्या, भारत की आजादी के घटनाक्रम कई बार चौंका देते हैं। यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र संविधान सभा में पेश कर दिया था। 8 बिंदुओं के इस घोषणा पत्र की पहली बार घोषणा की थी। ये पिक्चर है। अब बात करते हैं यहां, पंडित नेहरू ने आजादी के पहले कर दी थी आजादी की घोषणा। क्या घोषणा की थी, देखिए, भारत की आजादी के घटनाक्रम कई बार चौंका देते हैं। यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 13 दिसंबर 1947 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र संविधान सभा में पेश कर दिया। 8 बिंदुओं की इस घोषणा पत्र की पहली बार घोषणा की थी। यह, अब देखिए क्या आगे, यह विधान परिषद जो विधानसभा है, भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि हमारा यह दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र प्रजातंत्र होकर रहेगा। जब भारत को हम सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। इस घोषणा पत्र को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने खड़े होकर सहमति दी और स्वीकार किया। आजादी से पहले ही स्वीकार कर लिए गए मूल अधिकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूलभूत अधिकारों से गहरे संबंध रहे हैं। 26 से 31 मार्च 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मूलभूत अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और मूलभूत अधिकारों में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक व्यवसायिक मताधिकार, समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति और भाषा की सुरक्षा की बात कही गई थी। इसी तरह राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में लगान और माल गुजारी में कटौती, अलाव कर जोतों को लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज और सूदखोरों से सुरक्षा, गर्भावस्था में महिलाओं के लिए अवकाश
और प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकार के अधीन रखने सरीके विषय शामिल किए गए हैं। इसके लगभग 26 साल बाद संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को अल्पसंख्यक समुदाय और मौलिक अधिकार संबंधी समिति का गठन किया। तब तक भारत आजाद भी नहीं हुआ था। उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही बनाए गए। उन्होंने 23 अप्रैल 1947 को मौलिक अधिकारों का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। इस पर 29 अप्रैल 1947 को चर्चा भी शुरू हो गई थी और प्राथमिक स्वरूप पर 2 मई 1947 तक चर्चा भी शुरू हो गई थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के आजाद होने से लगभग 4.5 महीने पहले ही मूलभूत अधिकारों की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया और वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका के साथ में। अपना संविधान बनाने की शुरुआत हुई वर्ष 1895। तो यह हम चर्चा करेंगे। हमें यह लगता है कि भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1947 से ही शुरू हुई, लेकिन तथ्य कुछ और भी हैं। वास्तव में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 स्वराज बिल जो लाया गया था के नाम से पहला प्रारूप बनाया गया था। यह प्रारूप किसने लिखा यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन यह माना जाता है कि यह बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित था। इस बिल के प्रस्तोता का मानना था कि हालांकि अभी भारतीय उन अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है जिसकी परिकल्पना इस विधेयक में की गई थी, लेकिन उनकी अपेक्षा की थी कि भविष्य में भारत के लोग अपने देश की क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इस अधिवेशन में न्याय, संपदा, आश्रय, शिक्षा, मतदान, अभिव्यक्ति जैसे अधिकारों का जिक्र किया गया था। इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 तैयार किया गया और इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करने के लिए भेजा भी गया, लेकिन सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के चुनाव हार जाने के कारण यह विधेयक रखा गया। इसके बाद वर्ष 1928 में सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की तरफ से पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपना संविधान तैयार करने की पहल हुई। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसके बाद तेज बहादुर सप्रू, एम.एन. रॉय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आदि ने भी संविधान के प्रारूप बनाए, यानी 50 से ज्यादा सालों तक यह पहल चली। बात करते हैं इसमें आगे। भारत का संविधान सर्वसम्मति से पारित हुआ। संविधान का सर्वसम्मति से पारित होना एक साधारण घटना नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी में यहां जो कम्युनिटी थी, इसके अलावा अलग अलग एस्पेक्ट थे, अलग अलग विचारधाराएं थी, पढ़े लिखे लोग थे, अलग अलग दलों की विचारधाराओं में शामिल लोग थे यहाँ। तो सभी का एक साथ और एक पक्ष को मानना कितना बड़ा चैलेंज था, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। क्योंकि कई बार यह मांग की जाती थी कि संविधान पर मतदान या जनमत संग्रह हो, लेकिन भारत के संविधान को बिना जनमत संग्रह या बिना मतदान के सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, क्योंकि संविधान सभा में भारत के सभी समूहों, प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसकी प्रक्रिया बहुत सहभागी थी। सबसे पहले संविधान सभा ने 46 दिन तो इसकी बात पर चर्चा बहस की हम किस तरह का संविधान बनाना चाहते हैं, इस चीज पर डिस्कस हुआ था 46 डे। तो संविधान सभा ने कुल 165 दिन 165 डे और संविधान की मसौदा समिति ने 141 दिन बैठकें की। इस तरह कुछ 266 दिन चर्चा हुई, 266 दिन संवाद, वाद विवाद हुआ।
इस दौरान संविधान के 3 प्रारूप बने और इसके मसौदे पर एक अनुच्छेद पर 101 दिन तक चर्चा और बहस हुई। सभा के सदस्यों ने संविधान के मसौदे पर कुल 7,635 संशोधन समितियों को भेजे गए। इनमें से 2,473 संशोधन संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए और उन पर वाद विवाद हुआ। संविधान सभा के चर्चा और बहसों में भारत के प्रांतों से चुने गए 210 सदस्य और रियासतों के प्रतिनिधि समूह में से 64 सदस्यों ने संविधान सभा की बहस में अपनी बात रखी। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में इस प्रक्रिया को हमेशा बहुत सम्मान के साथ देखा जाएगा। 14 अगस्त 1947 की प्रतिज्ञा। 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे से संविधान सभा का सत्र आरंभ हुआ। इसके ठीक 1 घंटे बाद भारत आजाद होने जा रहा था। सबसे पहले आजादी के आंदोलन में त्याग और बलिदान करने वालों की स्मृति में मौन धारण किया गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यह कहकर प्रतिज्ञा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है, एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है। ऐसे वक्त में पहला काम हमारा यह हो कि हम एक प्राण और एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। उन्होंने एक प्रतिज्ञा पढ़ी जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद सभा के अध्यक्ष ने यह प्रतिज्ञा अंतिम रूप से पढ़ी और स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के रंग सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है। देखिए कुछ जो कंटेंट है इसको पढ़िए, आराम से समझिए, है ना, क्या कह रहा है, क्या क्या मतभेद थे, क्या क्या चीजें थी। राष्ट्रीय ध्वज के रंग सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है। अगर कभी मेंस में आपको डिस्कस करने के लिए बोला जाए या इंटरव्यू में आपके लिए पूछा जाए तो ये कंटेंट आपके काम आएगा। ठीक है, देखिए 22 जुलाई 1947 अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग मुस्लिम और केसरिया रंग हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब संविधान सभा में तिरंगे से संबंधित प्रस्ताव रखा गया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कुछ लोग ध्वज के महत्व को न समझकर सांप्रदायिक रूप से सोचने लगे हैं और विश्वास करने लगे हैं कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का घोतक है इत्यादि। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब झंडे के बारे में विचार किया गया तो उस समय इसके साथ कोई सांप्रदायिक चीज नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। हमने झंडे के एक ऐसे नमूने पर विचार किया था जो सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए। हमने उस झंडे का विचार किया जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परंपरा का और परंपरा के मिश्रित रूप का, जो हजारों वर्ष से भारत में प्रचलित है, प्रतीक हो। मुझे विश्वास है कि यह झंडा साम्राज्यवाद का, किसी व्यक्ति पर आधिपत्य जमाने का प्रतीक नहीं है। वह स्वतंत्रता का झंडा है और वह भी केवल हमारी स्वतंत्रता का नहीं वरन उन समस्त मनुष्यों की जो भी इसे देखें, यह स्वतंत्रता का चिन्ह है। राष्ट्र को पहला तिरंगा भेंट किया महिला समाज ने। पढ़ते हैं इसके बारे में। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की सदस्य श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्र को भारतीय महिलाओं की तरफ से तिरंगा भेंट किया गया। तब जो कार्यक्रम तय था उसके अनुसार श्रीमती सरोजिनी नायडू को यह भूमिका निभानी थी। लेकिन श्रीमती हंसा मेहता ने 74 महिलाओं के नाम पढ़े थे, जिनमें अमृत कौर, हनाहा सेन, लक्ष्मीबाई राजवाड़ी, गोसीबेन कैप्टन, अवंतिकाबाई गोखले, मुथु लक्ष्मी रेड्डी, जानकीबाई बजाज, रायवन तेवजी, अबला बोस, असवाह हुसैन, कुदसिया एजाज रसूल, मार्गरेट कजिंस, मेमोबाई, मुदुला साराबाई शामिल थी। श्रीमती हंसा मेहता के पास अलग अलग समुदायों की 100 महिलाओं की सूची थी।
जो इस अवसर पर मौजूद रहना चाहती थी। यह एक भावनात्मक पहल था, एक पल था। श्रीमती हंसा मेहता ने कहा था कि इस परिस्थिति में यह उपयुक्त ही है कि पहली राष्ट्रीय पताका जो इस महिमा मंडित भवन पर सुशोभित हो, उसे भारतीय महिला समाज एक उपहार की तरह उपस्थित करे। यह पताका या झंडा हमारे महान भारत का प्रतीक हो, यह सदा फहराती रहे और विश्व भर पर आज जो संकट की कालिमा छाई है उसमें उसे यह प्रकाश दे, इसकी छत्र छाया में रहने वाले प्राणियों को यह सुख और शांति दे। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और खादी चक्र युक्त तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन की तैयारी के लिए संविधान सभा का कार्यालय ने किसी कपड़ा मिल को 3000 झंडा बनाने का आदेश दे दिया। जब इस बात का पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चला तो उन्होंने तत्काल उस आदेश को रद्द करवाया और 27 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि हमें केवल हथकरघे से बने हुए झंडों का ही उपयोग करना चाहिए। चूंकि हमारे संविधान सभा के प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं था कि राष्ट्रीय ध्वज हथकरघे और खादी के होने चाहिए, इसीलिए आवश्यक है कि इससे संबंधित निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों को भेजे जाएं। अगर कोई अन्य कपड़ा इस्तेमाल किया गया तो इससे बापू की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। 27 जुलाई 1947 को ही नेहरू जी ने इसका सहमति के साथ जवाब दिया। क्या जवाब दिया? और सभी कार्यालयों को खादी के कपड़ों के ध्वज फहराने के निर्देश दिए गए। भारत के संविधान से मिला हर वयस्क को मतदान का अधिकार। भारत के संविधान ने हर वयस्क, जिनमें महिलाओं को भी शामिल किया गया, को मतदान करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारत के आम लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत देश के केवल 2.8% लोगों को ही मतदान का अधिकार मिला था। केवल वे ही मतदान कर सकते थे जो भू राजस्व चुकाते थे, विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य थे, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, जिन्हें कोई विशेष पदवी दी गई थी, जिनके पास निर्धारित मात्रा में संपत्ति और स्थानीय निकाय में रोजगार था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लगभग 13 से 14% लोगों 311 करोड़ लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। तो हमने जो पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1999 का जो मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार आयोग भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा था, उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी कि जो अधिकार है पहली बार वोट डालने का वो दिया गया, लेकिन वो लिमिटेड था, सबके लिए नहीं था। किन के लिए था तो हमने ऊपर चर्चा कर ली। क्या संविधान भारतीय संविधान है? क्या संविधान भारतीय संविधान है? देखो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत का संविधान वास्तव में ब्रिटिश सम्राट के सरकार का संविधान है, लेकिन यह सच नहीं है। इसके तथ्य इस प्रकार है। कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत करने के बाद कैबिनेट मिशन के वरिष्ठ सदस्य भारत के लिए ब्रिटेन के सचिव पैथिक लॉरेंस से 17 मई 1946 को पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि क्या भारत की संविधान सभा को संप्रभु या स्वतंत्र माना जा सकता है, क्योंकि भारत में ब्रिटेन के सैनिक अब भी मौजूद हैं। इसके जवाब में पैथिक लॉरेंस ने कहा था कि बिल्कुल, भारत की संविधान सभा में केवल भारतीय ही हैं। भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर है। जैसे ही ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में हो, वैसे ही ब्रिटेन का सबसे पहला कदम यही होगा कि ब्रिटेन के सैनिक वापस बुला लिए जाएं। संविधान बनने तक ब्रिटेन के सैनिक भारत में इसलिए नहीं है ताकि वे संविधान बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सके। संविधान सभा पूरी तरह से स्वतंत्र है। के मुंशी स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही और फिर भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स पिलग्रिमेज टू फ्रीडम भाग 1
पृष्ठ संख्या 112 पर लिखा है 9 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल दिल्ली से बाहर चले गए थे। तथ्य यह है कि लॉर्ड वेवेल संविधान सभा की शुरुआत खुद करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। जब लॉर्ड वेवेल संविधान सभा की शुरुआत नहीं कर पाए तो वे उस दिन दिल्ली से बाहर चले गए। राजद्रोह को हटाया संविधान सभा ने 2 दिसंबर 1948 को। आगे पढ़ते हैं हम लोग। जब संविधान बन रहा था तब उसमें एक प्रस्तावित प्रावधान था कि लोगों को अभिव्यक्ति की और संगठन बनाने में भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन यह स्वतंत्रता सरकार को मानहानि, शिष्टता का खंडन करने के अपराध तथा राजद्रोह जैसे विषय पर कानून बनाने से नहीं रोकेंगे। यानी संविधान के मसौदे में राजद्रोह का उल्लेख था। इस पर 1 दिसंबर 1948 को सभा के सदस्य के एम मुंशी ने संशोधन का प्रस्ताव दिया कि इस प्रावधान में से राजद्रोह शब्द निकाल देना चाहिए। चूंकि अब हमारा शासन जनतंत्रात्मक है, हमें शासन की आलोचना का स्वागत करना चाहिए। हमें सरकार की आलोचना और राज्य की सुरक्षा और सुव्यवस्था को संकट में डालने वाले काम में भेद करना चाहिए। वास्तव में जनतंत्र का प्राण ही सरकार की आलोचना है। आखिर में संविधान में से राजद्रोह शब्द निकाल दिया गया। अपना अच्छा संविधान असफल होगा यदि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना आखिरी वक्तव्य देते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि मैं संविधान के गुणों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। संविधान बस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। संविधान का क्रियान्वयन पूरी तरह से संविधान पर निर्भर नहीं करता। संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि हम उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निसंदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियान्वयन जनता और उसके द्वारा स्थापित किए गए राजनीतिक पक्ष मतलब दलों की बात की गई है, जो उसकी इच्छा और नीति पालन करने का साधना होते हैं। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके द्वारा चुने गए राजनीतिक पक्ष किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस वक्तव्य के ठीक बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ऐसी ही बात कही। क्या बात कही? यह संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या न करे, देश का कल्याण उस रीति पर निर्भर करेगा जिसके अनुसार देश का प्रशासन किया जाएगा। देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो देश पर प्रशासन करेंगे। यह एक पुरानी कहावत है कि देश जैसी सरकार के योग्य होता है वैसे ही सरकार उसे प्राप्त है। हमारे संविधान में ऐसे उपबंध है जो किसी न किसी रूप से लोगों को कुछ लोगों को आपत्तिजनक प्रतीत होते हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि दोस्तों अधिकतर अवाम देश की परिस्थिति और जनता में है। जिन व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता है, यदि वह योग्य, चरित्रवान और ईमानदार है, तो वे एक दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम संविधान बना सकेंगे। यदि इनमें इन गुणों का अभाव होगा तो यह संविधान देश की सहायता नहीं कर सकेगा। उद्देशिका में ईश्वर, देवी और महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं आया? 17 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में उद्देशिका पर बहस चर्चा हो रही थी। तब संविधान के सदस्य H.V. कामत ने संशोधन रखा कि उद्देशिका में हम भारत के लोग के लिए पहले लिखा जाए ईश्वर के नाम पर, यानी ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग लिखा जाए। रोहिणी कुमार चौधरी का प्रस्ताव था कि ईश्वर का नाम लेकर के स्थान पर देवी का नाम लेकर रखना स्वीकार करें। हम लोग
जो शक्ति संप्रदाय के हैं देवी की पूर्णतः उपेक्षा कर केवल ईश्वर का आह्वान करने का विरोध करते हैं। यदि हम ईश्वर का नाम लाते हैं तो हमें देवी का नाम भी लाना चाहिए। प्रोफेसर सिमलाल सक्सेना उद्देशिका में महात्मा गांधी का नाम जुड़वाना चाहते थे, जबकि पंडित गोविंद मालवीय का प्रस्ताव था कि प्रस्तावना ऐसी हो परमेश्वर की कृपा से जो पुरुषोत्तम तथा ब्रह्मांड का स्वामी है। एस वी कामत ने अपना संशोधन वापस नहीं लिया, वे ईश्वर का नाम जुड़वाना चाहते थे। तब मत विभाजन हुआ और ईश्वर का नाम जोड़ने के पक्ष में 41 और विपक्ष में 68 मत पड़े। यानी उद्देशिका में ईश्वर का नाम नहीं जोड़ने का तय किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत में कई धर्मों, संप्रदायों, विश्वासों के लोग रहते हैं। कुछ लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं और कुछ समुदाय प्रकृति को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में ईश्वर में विश्वास या विश्वास न करना बेहद निजी व्यवहार माना गया। आम भारतीयों ने भी दिए थे संविधान के मसौदे पर सुझाव। 21 फरवरी 1948 को संविधान मसौदे समिति की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा का मसौदा संविधान सभा के सभापति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। इस पर सरकार के विभागों और राजनीतिक दलों में संवाद हुआ ही, लेकिन संविधान के मसौदे को छाप पूरे देश में प्रसारित करवाया गया। इतिहासकार और एशियाई अध्ययन विभाग हेपा इजराइल की औरनित सानी ने अपने एक शोध पत्र में लिखा कि इसके बाद कई व्यक्तियों और समूहों ने संविधान सभा को अपने सुझाव और विचार भेजे। कई लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते थे। वेद प्रचार मंडल ने तो अंतरजातीय भोज और विवाह राज्य के द्वारा किसी धर्म की स्वीकार्यता प्रतिबंध सलीके प्रस्तावों के साथ संविधान का एक प्रारूप ही जमा किया था। एक सज्जन कौन थे? के वी सुंदरेशा अय्यर चाहते थे कि पारंपरिक व्यवहार में राज्य का दखल न हो, यहां तक कि छुआछूत के व्यवहार में भी। इतना ही नहीं, संविधान सभा की बहस और कार्यवाही पर छोटी छोटी की पुस्तकें बनाएगी। संविधान सभा में जम्मू और कश्मीर का संविधान देखिए, ये अब इसको जो पढ़ना है वो इतना वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ चीजें रह नहीं जाए, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो पूछ लेते हैं, जो पहले कहा गया था। संविधान सभा के सदस्य 4 सदस्य ऐसे थे जिन्हें 2 संविधान सभाओं में होने और 2 संविधान बनाने की भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये थे शेख अब्दुल्ला, मोतीराम बेगरा, मिर्जा अफजल बेग और मौलाना मोहम्मद मसूदी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया .net। भारत की संविधान सभा के ये चारों सदस्य भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 22 जनवरी 1950 को संविधान के अन्य सदस्यों के साथ थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान भी बनाने का अधिकार दिया गया। इस काम में शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर से ही सहायता मांगी थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना था कि भारत से जम्मू कश्मीर का रिश्ता क्या होगा। रियासत की भूमिका की होगी या फिर क्या होगी। 27 अक्टूबर 1950 को शेख अब्दुल्ला के दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत सरकार से वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठित करने के लिए संयोजन करने का प्रस्ताव किया। अगस्त सितंबर 1951 में वहां चुनाव हुए और सभी 75 स्थान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते। 31 अक्टूबर 1951 को संविधान सभा की श्रीनगर में बैठक हुई, जिसमें शेख अब्दुल्ला ने घोषणा की कि निश्चित शर्तों के अधीन जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। इस काम में शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर से ही सहायता मांगी थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना था कि भारत में जम्मू कश्मीर का रिश्ता क्या होगा। ये हमने पढ़ लिया है।
जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने संविधान बनने की ठीक वही पद्धति अपनाई जो भारत ने अपनाई थी। उसी तरह की समितियां बनाई गई, समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, निर्णय के लिए संविधान सभा में रखी गई और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की बैठकें 5 सालों में 56 दिन चली। 19 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान स्वीकार किया। इस संविधान को घोषणा करता है कि जम्मू और कश्मीर भारत संघ का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। सिखों संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। सिखों ने इसमें कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की संविधान सभा के लिए सिख समुदाय के लिए जितने स्थानों का निर्धारण किया था उससे सिख नेता नाराज थे। 25 मई 1946 तथा 10 जून 1946 को सिख पंथी कॉन्फ्रेंस ने कैबिनेट मिशन योजना से सहमति जताते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। लेकिन 10 अगस्त 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके हितों की रक्षा का आश्वासन देते हुए सिखों से संविधान सभा में शामिल होने का अनुरोध किया। फिर संवाद के बाद 14 अगस्त 1946 को सिख पंथी प्रतिनिधि बोर्ड ने कांग्रेस के आश्वासन पर संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया। हाथ से लिखा गया संविधान भारतीय संविधान को पूरी तरह से होने के बाद भी इसकी मूल प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखवाई गई थी। संविधान की इस हस्तलिखित प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया था। हाथों से लिखे गए इस दस्तावेज में कहीं भी कोई गलती नहीं है। यहां तक कि स्याही का कोई अतिरिक्त बिंदु भी नहीं गिरा दिखाई देगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब मानदेय की आवश्यकता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। ईश्वर की अनुकंपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से खुश हूं। बस एक अपेक्षा है, संविधान के हर पृष्ठ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम लिखूंगा। संविधान की मूल प्रतियों पर सबसे आखिरी पृष्ठ पर लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, पुत्र श्री ब्रज बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना। भारत के संविधान में 5000 सालों के इतिहास का चित्रण और भारत का संविधान भारत के इतिहास और संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए हैं। एक तरफ से तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव के मंशा इसकी उद्देशिका में दर्ज है, तो वही दूसरी ओर संविधान के हर भाग पर भारत के इतिहास के संकेत के रूप में एक चित्र उकेरा गया है। ये इतिहास के संकेत के रूप में एक चित्र उकारा गया है। ये 22 चित्र बनाए थे शांति निकेतन के नंदलाल बोस और वहां के कलाकारों ने। ये 22 चित्र 12 विषयों के परिचायक, जिसमें मोहनजोदड़ो काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल यानी रामायण और महाभारत, महान जनपद जो नंदवंश का जो काल था वो, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल, मुस्लिम मुगल काल, ब्रिटिश काल, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन काल, भारत की स्वतंत्रता का क्रांतिकारी संघर्ष और भारत का प्राकृतिक स्वरूप। इसमें स्थापत्य कला, प्राकृतिक विविधता की चित्र हैं। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता, बुद्ध, अर्जुन, कृष्ण, शिवाजी, महावीर, नटराज, अकबर, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और टीपू सुल्तान के चित्र शामिल हैं। संविधान के पृष्ठों की साज सज्जा में ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। संविधान सभा की कार्यवाही पर कुल वे और उसके दर्शक 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान सभा में संविधान को अंगीकार किया गया, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को बताया कि लगभग 3 साल तक चली संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन जैसे बात की जाती है तक चली संविधान सभा की प्रक्रिया पर कुल 63,96,721 रुपए
का वे आया। जब संविधान बन रहा था तब लगभग 53,000 लोगों ने दर्शक दीर्घा से उस प्रक्रिया को देखा। संविधान सभा में बोले गए 36 लाख शब्द, बात करते हैं इसके बारे में 1 मिनट। संविधान सभा में बोले गए 36 लाख शब्द। देखिए अब कितने क्या शब्द है, किनके द्वारा हैं वो देखते हैं एक बार, सबसे ज्यादा किसके कम, और ये देख लेते हैं एक बार, है ना। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार संविधान सभा में हुई बहसों चर्चाओं में लगभग 36 लाख शब्द बोले गए। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 2,67,544 शब्द बोले गए। ध्यान रखना भाई इसका, 2,67,544 शब्द बोले गए, क्योंकि उन्हें संविधान सभा में उठाए गए हर प्रश्न और प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्तावों पर जवाब देना था। जबकि मसौदा समिति के अन्य सदस्य TT कृष्णामाचारी द्वारा 97,638 शब्द, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा 61,162, KM मुंशी द्वारा 60,056, NN गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा 56,025, मोहम्मद सादुल्ला द्वारा 19,868, देवी प्रसाद खेतान द्वारा 4,927, N माधवराव द्वारा 3,046, BL मित्तर द्वारा 2,811 शब्द बोले गए। संविधान सभा के सदस्यों में HV कामत ने 1,88,749, नजरुद्दीन अहमद ने 1,46,645, KT साय ने 1,21,825, सिब्बन लाल सक्सेना ने 1,14,268, ठाकुरदास भार्गव ने 1,03,775, RK सिंधावा ने 88,595 शब्द और जवाहरलाल नेहरू ने 73,804, PS देशमुख ने 69,557, हृदयनाथ काटजू ने 69,158 और M अनंत सेनन अयंगर ने 55,357 शब्द कहे। संविधान सभा की महिला सदस्यों में जी दुर्गाबाई ने 22,905 शब्द, बेगम एजाज रसूल ने 10,480 शब्द, रेणुका राय ने 10,312 शब्द, पूर्णिमा बनर्जी ने 9,013 शब्द और दाक्षायणी वेलायुधन ने 4,415 शब्द, एनी मस्करी ने 2,970 शब्द, सरोजिनी नायडू ने 2,342 शब्द, हंसा मेहता ने 1,837 शब्द, विजया लक्ष्मी पंडित ने 1,164 शब्द और अमू स्वामीनाथन ने 1,066 शब्द बोले। ये देख लीजिए एक बार, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है। तो हम लोग पहले जो पहला है, ये जो खंड है 12 खंड, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। महिलाओं के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर 12 खंडों के बारे में बात करते हैं। स्लाइड आगे पीछे हो गई है। तो संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों की सूची और उनके संबंधित क्षेत्र कि वो कहां से बिलोंग करती थी। अमू स्वामीनाथन मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से, दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास से गई, सबसे कम उम्र की और एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। ठीक है। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से, वह संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। हंसा जीवराज मेहता गुजरात से थी, जो महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की समर्थक थी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, लीला रॉय पूर्वी भारत से एक नारीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। मालती चौधरी ओडिशा से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से, राजकुमारी अमृत कौर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी।
रेणुका रॉय पश्चिम बंगाल से एक प्रमुख नारीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी, भारत की कोकिला के रूप में जानी जाती थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। विजया लक्ष्मी पंडित इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। एनी मस्क्रीन केरल से थी, जिन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। प्रमुख सदस्यों के नाम जो संविधान सभा में जो प्रमुख लोग थे उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी है उनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। सरोजिनी नायडू एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थी। गोपीनाथ बारदोलाई असम से एक महत्वपूर्ण राजनेता थे। एन माधवराव मसौदा समिति के सदस्य। कन्हैयालाल मुंशी मसौदा समिति के सदस्य। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर मसौदा समिति के सदस्य और एक प्रमुख विधिवेत्ता। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इनके जो 12 खंड थे उनके बारे में। ठीक है, जो 12 खंड थे, इन 12 खंडों में जो पहला खंड है उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट। पहला चरण देखिए, पूरे 12 चरण इसमें काउंटिंग होगी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक। 13 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक संविधान सभा का पहला सत्र। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण का कार्य आरंभ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारत के एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और उसके भविष्य को संचालित करने के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। प्रस्ताव में संविधान सभा के कार्य के मार्गदर्शन हेतु सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरा चरण 27 फरवरी 1947 से 30 अगस्त 1947 समिति के चरण और संविधान सभा की बहस का दूसरा सत्र ये। संविधान सभा के पहले सत्र के बाद संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच और उन रिपोर्ट देने के लिए कई समितियां गठित की गई। इनमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति शामिल थी, संघीय अधिकार समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति शामिल थी। इन समितियों ने अप्रैल अगस्त 1947 के बीच संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बीच जब समितियां अपनी रिपोर्ट सौंप रही थी, संविधान सभा ने सिफारिशों में उल्लेखित और सामान्य सिद्धांत पर चर्चा की। यह विचार 30 अगस्त 1947 को संपन्न हुआ। तीसरा चरण 1 फरवरी 1947 से 31 अक्टूबर 1947 संवैधानिक सलाहकार द्वारा संविधान का मसौदा। देखिए, विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और संविधान सभा में पिछले चरणों में हुई चर्चाओं के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। यह प्रारूप संविधान अक्टूबर 1947 तक पूरा होकर प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। यह है बी.एन. राव। चौथा चरण 27 अक्टूबर 1947 से 21 फरवरी 1948 तक संविधान का पहला मसौदा। 27 अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार द्वारा
तैयार किए गए संविधान के प्रारूप, अन्य नोट्स, रिपोर्टों और ज्ञापनों की जांच शुरू की। इसमें बदलाव करने के बाद समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को अपना अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं पांचवें चरण की। 21 फरवरी 1948 से 26 अक्टूबर 1948 भारत के संविधान के प्रारूप का सार्वजनिक प्रसार। संविधान सभा के अध्यक्ष को मसौदा संविधान प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे प्रकाशित किया गया, जनता के बीच प्रसारित किया गया। इस पर अनेक टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए, जिनकी जांच संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ अधिकार समिति और स्वयं मसौदा समिति के सदस्यों वाली एक विशेष समिति द्वारा की गई। मसौदा समिति ने इन सुझावों पर विचार किया और 23, 24 और 27 मार्च और 18 अक्टूबर 1948 को विचार विमर्श किया। 26 अक्टूबर 1948 को समिति ने 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किए गए मसौदा संविधान के संस्करण को पुनः मुद्रित करके पुनः प्रस्तुत किया। साथ ही उन धाराओं में संशोधन भी जोड़े जिन्हें वह संशोधित करना चाहती थी। छठवां चरण 4 नवंबर 1948 संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। संविधान का प्रारूप 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान के इस प्रारूप को फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। साथ ही हितधारकों और आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर सुझाए गए संशोधनों की एक सूची भी प्रस्तुत की और जब संविधान के प्रारूप पर सभाओं में चर्चा की जा सकती। अब क्या है कि संविधान के प्रारूप पर सभाओं में चर्चा की जा सकती थी। अब बात करते हैं 7वें चरण की। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 संविधान के मसौदे का प्रथम वाचन। संविधान के प्रारूप के प्रथम वाचन में संविधान सभा ने प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर खंड दर खंड चर्चा की। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक बहसें इसी अवधि के दौरान हुई, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चली। इस दौरान सभा के सदस्यों ने प्रारूप संविधान में बार बार संशोधन प्रस्तावित किए, जिनमें विशिष्ट अनुच्छेदों या खंडों को संशोधित या समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकांश संशोधन अंततः अस्वीकार कर दिए गए। खंड 7, जो अभी खंड 7 पढ़ा था, हम इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं हल्का सा। 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 36 बहसें हुई। इसमें इस खंड में नवंबर 1948 से जनवरी 1949 तक हुई 36 बैठकों का विवरण है। पहली बैठक जो 4 नवंबर 1948 को हुई थी, संविधान सभा के कामकाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया। अब 8वां चरण मसौदा संविधान का संशोधन और दूसरा वाचन। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर बहस समाप्त होने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान सभा से लिए गए निर्णयों के अनुसार इसमें संशोधन करना शुरू किया। इसमें अनुच्छेदों को पुनः क्रमांकित करना, भाषा में मामूली बदलाव करना, धाराएं जोड़ना, हटाना, इसमें कार्य शामिल थे। इसके बाद संशोधित संविधान का प्रारूप 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 14 नवंबर 1949 को सभा में प्रस्तुत किया गया और 16 नवंबर 1949 तक इस पर चर्चा हुई, जो कि प्रारूप संविधान पर दूसरा वाचन था। नौवां चरण 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 मसौदा संविधान का तीसरा वाचन। 3 वाचन हुए थे इसके ऊपर। संविधान के प्रारूप के इस तीसरे वाचन के दौरान केवल कुछ ही ठोस बहसें हुई और अधिकांश भाषणों में समग्र संविधान पर सामान्य टिप्पणियां ही शामिल थी। जहां कुछ सदस्यों ने संविधान के अंतिम संस्करण पर संतोष व्यक्त किया, वहीं अन्य ने ये चिंताएं भी
व्यक्त की। संविधान सभा का जो भवन है अंदर से देख लीजिए। चरण 10वां 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान का अधिनियम और अंगीकरण। 26 नवंबर 1949 को संविधान का तीसरा वाचन समाप्त हुआ, जब संविधान सभा ने पिछले चरणों में अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहां ये हमारे डिस्कस जो 2 डिस्कस रह गई थी, मैं एक बार ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको बता सके। 11वीं और 12वें चरण में ये खंड 11। तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 इसमें 12 बहस हुई। इस खंड में नवंबर 1949 से 12 बैठकें शामिल थी। फिर लास्ट खंड था 12वां, तो 24 जनवरी 1950 इसमें एक बहस हुई। इस खंड में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक का विवरण है। अब हम बात करते हैं आगे। ये यहां कंप्लीट हो गया था हमारा। यहां से आगे बात करते हैं हम लोग। भारत का गणतंत्र, देखिए महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। क्या कह रहे हैं इसमें स्टेटमेंट में, देखिए जो कंटेंट में क्या चीजें मेंशन है आप पढ़िए आराम से और समझिए। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो निर्वाचित हो, जिसका कोई वंशानुगत ताल्लुक ना हो। यह ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान संसद भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली थी और इसके बाद 5 मील लंबे परेड समारोह के बाद इरविन स्टेडियम में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 24 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का नारा दिया था। पढ़ लिया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का नारा दिया था। इसकी याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। उस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी कि भारत को 26 जनवरी 1930 तक संप्रभु दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक यानी अगले 17 सालों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन के महत्व की वजह से 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र घोषित किया गया, गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। ये कौन है देख लीजिए, जिन्होंने
हैंडराइटिंग से लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा ने हाथ से लिखी संविधान की मूल कॉपी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। मगर प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद कैलीग्राफर प्रेम बिहारी से संविधान की मूल कॉपी लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया था बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी चर्चा हमने पहले कर रखी। संविधान को हाथ से लिखने में प्रेम बिहारी रायजादा को 6 महीने लगे थे। इस दौरान 432 नींव घिस गई थी। प्रेम बिहारी को संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया जो बाद में संविधान क्लब हो गया। भारत का संविधान दुनिया में अकेला संविधान है जिसके हर भाग में चित्रकारी है। इसमें राम सीता से लेकर अकबर और टीपू सुल्तान तक के चित्र हैं। इन्हें शांति निकेतन के नंदलाल बोस की अगुवाई वाली टीम ने अपनी कला से सजाया। उनके भी नाम संविधान की मूल कॉपी में लिखे हैं। संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वेद ने हाथ से लिखी है। इसका कागज अलग है। इसे हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बनाया गया है। संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने हैं जिसका वजन 14 किलोग्राम है। देखिए 26 जनवरी 1950 हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हो गया था। और 2015 26 नवंबर 2015 में भारत में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस की घोषणा हुई और यह सेलिब्रेट किया जाने लगा। कब? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया। देखिए तो इस आधार पर हम लोग चर्चा की है, लेकिन साथ में हम लोग इनके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा लेकिन इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका ना। कुछ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। संविधान सभा का पहला कार्य क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुनना। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 कुल थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 जो सदस्य थी जिनकी बात हमने कर ली। संविधान सभा में कितने मनोनीत सदस्य थे? 93। संविधान सभा में कितने ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे 296। संविधान सभा ने देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 93। और जो 4 प्रांत वाले कौन से थे? 4 थे। किस योजना के तहत मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पूर्ण सदस्य का बहिष्कार किया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया और मुख्य समितियां देखिए। संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्र ध्वज अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा ये कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी के मुंशी जिसको बोलते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। प्रारूप समिति के सदस्य बी एल मित्र की जगह किसने ली? टी कृष्णाचारी। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने वाली समिति का नाम तदर्थ झंडा समिति। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। जो 11 खंड थे, 3 वाचन हुए। ठीक है। संविधान पर कुल कितने वाचन हुए? तो 3 वाचन हुए। संविधान सभा में किस दिन अपना काम पूरा किया? 24 जनवरी 1950।
संविधान सभा ने संविधान के निर्माण पर कुल कितना रुपया खर्च किया? लगभग 64 लाख। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 हो गई। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को किसे भारत का पहला राष्ट्रपति चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा ने किस तारीख तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया? 17 अप्रैल 1952 तक, क्योंकि पहले एक ही सदन था, इसलिए पहली आम चुनाव के बाद नई संसद बनने तक। संविधान की, क्योंकि एक ही भवन था, एक ही सदन था लोकसभा का, और क्योंकि संसद में उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो एक सदन होने की वजह से ये पूर्णतया तब तक ये संविधान सभा की जो व्यवस्था थी इसके अनुसार ये व्यवस्था चलती रही। देखिए, संविधान सभा ने किस तारीख तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया? 17 अप्रैल 1952 तक। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और आप ध्यान रखना कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 को, तो उस समय एक ही सदन था उसमें, ठीक है। संविधान की मूल प्रति को हाथ से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में, ठीक है। संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे जिन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने 31 क्वेश्चन ही इसमें दिए हैं, क्वेश्चन और भी डाले थे मुझे, लेकिन आप प्रैक्टिस, जब आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी और हम लोग चर्चा करते रहेंगे, इसमें और भी क्वेश्चन होंगे, डिस्कशन, जो मल्टीपल चॉइस वाले और क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे आपको, इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। और अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन जो संविधान है इसके बारे में जो हमने कोशिश की वो डिटेल से कोशिश की है कि इसमें कुछ तथ्य और कुछ रह न जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप इसको आराम से जब क्लास सुनो तो ध्यान से, और दूसरा, कभी कभी जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर जो कंटेंट है वो सेट करने में आगे पीछे हो जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ में जब आप इसको पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि मेरे पास जो टाइम का एक लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें और ये जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुँचाइए। इसमें लाइक और व्यू वाला तो मैटर नहीं है, वो बात की बातें हैं, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि आप वीडियो को देखें और आराम से, इसमें कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं और आपकी नज़रों से दूर रहते हैं। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि इसमें जो 12 डिस्कशन है वो इसमें डाला है मैंने। इसके अलावा जो स्टेटमेंट थे कि उन्होंने क्या बात कही है, मैं चाहता तो हर एक डिस्कशन के अंदर क्या क्या बात हुई है वो कह देता और इसमें मेंशन करवा देता, लेकिन फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाता और वो आपके डिस्कशन में कभी और मौका मिला तो एक एक डिस्कशन पर कभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रा IAS एकेडमी। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि जो हमारी एकेडमी है इसका जो ऐप है, एप्लीकेशन, वो बन रहा है और अब कुछ टाइम में आ जाएगा वो, और प्ले स्टोर पर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही प्ले स्टोर पर आता है हम लोग आपको बता देंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप फिर भी इनसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो आप गूगल पर जाइए और इंट्रा IAS एकेडमी में, लेकिन आप ये डैश लगाना मत भूलिए ये लगाएंगे और इनके बीच में स्पेस मत लगाना, डायरेक्ट लगाना पूरा। तो आप जाओगे तो आपको वहाँ वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट पर जाओगे, साइन अप करना है पहले, उसके बाद में इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसमें जो करंट अफेयर डेली आता है आप करंट अफेयर देख सकते हैं, मैं डेली करंट अफेयर उसमें डाल देता हूँ और आप देखोगे तो बहुत अच्छा कंटेंट है। और ये भी आपको, जैसे मैंने कहा, जो बात मैंने कही थी वैसे के वैसे ही उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट पीछे नहीं हटेंगे और जो मैंने कहा मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। उस हिसाब से आपको जो कंटेंट मिलेगा, मैंने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है डिटेल से, और कभी कोई बाय चांस अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप उस बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा, क्योंकि लाइट की वजह से जो वर्ड्स हैं वो साफ क्लियर दिखाई नहीं देते, इसलिए बोलने में आगे पीछे हो जाता है और जगह भी थोड़ी सी कंजेस्टेड है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुँचाऊँ और स्कूल और कॉलेज और भी जो लोग हैं
जो भी इसको देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। बाकी आप देखिए हम इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है देख लीजिए। मैं फिर से बता देता हूं कि हमने अफोर्डेबल जो किफ़ायती जो इसमें दर है वो रखी है टेस्ट सीरीज में। और यूट्यूब पर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से अगर आपके पास ये वीडियो मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए इसको रेगुलर देखें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम सबको कवर किया गया टोटल को। ऑल एंट्रेंस एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ सेट नीट एंड अदर मेडिकल एग्जाम्स जो जेई का होता है ना, ऑल इंजीनियरिंग, ये ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो जेई वगैरह का होता है, जेई एंट्रेंस वगैरह मेंस का, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ऑल स्टेट पुलिस डिफेंस एग्जाम, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम जो भी और अदर होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में मान लेते हैं कि जेएन का एग्जाम होता है, आईएन का एग्जाम होता है, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, जैसे इसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईईएस का एग्जाम होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम होता है। तो सभी को हमने इसमें शामिल किया गया है। ये ऑल गवर्नमेंट में हमने शामिल कर लिया। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा नाम ये है राजेंद्र कुमार, और कॉन्टैक्ट नंबर आप, ये हमारा जो वेबसाइट है पोर्टल है, और ये दोनों मेरे नंबर है, ठीक है। आप दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, लेकिन अननेसेसरी कॉल या मैसेज ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिए आप ना। तो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।